का चुनाव रथ इस वक्त डीग जिले के एक गांव में आ पहुंचा है। आपको इस वक्त हमारा रथ तो दिखाई नहीं देगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि रथ जो है यहाँ की गांव में जो आने वाली सड़कें हैं वो संकरी हैं, कच्ची पक्की सड़कें हैं। यहाँ तक हमारा रथ तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हमारी टीम यहाँ पहुंच गई है गांव के अंदर। ये डीग ज़िले का एक गांव है जहां पर हम पहुंचे हैं, और यहाँ पर डीडी न्यूज़ की जो चुनाव रथ की जो एक कह सकते हैं कि जो पंचायत लग चुकी है, एक चौपाल जो है वो लग चुकी है। गांव के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। किस मुद्दे पर बात करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल राजस्थान में चुनाव से पहले, यानी जिस साल चुनाव था उसी चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की, और ये कहा कि दरअसल कांग्रेस की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक है। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वेव थी राजस्थान में, जो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का जो झगड़ा था जिसके कारण राजस्थान में कामकाज प्रभावित हुआ, उन सब से निपटने के लिए ये नए ज़िलों का एक कार्ड खेला गया, चुनावी कार्ड खेला गया। लेकिन क्या इन नए ज़िले बनने से आम जनता को फ़ायदा है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त जैसे मैंने बताया, हम इस वक्त डीग के एक गाँव में है। कुछ समय पहले तक ये गांव दरअसल भरतपुर का हिस्सा था, आज ये डीग का हिस्सा है। डीग इससे पहले भरतपुर ज़िले का एक संभाग था, लेकिन अब डीग एक नया ज़िला है, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल डीग ये जो नया ज़िला बना है इससे यहाँ फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे फ़ायदे का सौदा बताते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जो विपक्ष की नेता हैं, बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहती हैं कि पूरा जो आर्थिक तंत्र है राजस्थान का वो दांव पर लगा दिया है नए ज़िले बनाने से। लेकिन यहाँ डीग के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ इस गाँव के पूर्व सरपंच भी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, इस गांव के लोगों ने भरतपुर से डीग की ओर जाने का, यानी जो डीग डिस्ट्रिक्ट हो गया और इनको डीग डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर लिया गया, इसका गांव के लोगों ने भरपूर विरोध किया। पूर्व सरपंच हैं, ये 10 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे, इसलिए क्योंकि ये इसका विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये बड़ा फ़ायदे का सौदा है, लोगों को इससे सहूलियत होगी, लेकिन आपने इस फैसले का विरोध किया, क्यों? यूँ करियो सा, हमारा गांव भरतपुर से 5 किलोमीटर दूर है, डीग है 45 किलोमीटर दूर, तो हम क्यों जाने लगे डीग? हमने जब ये घोषणा सुनी, महाराज साहब ने घोषणा करी कि ऐसे ऐसे डीग जिला बना दियो, हम महाराज साहब की सुनवाई में बहुत लोग कुमेर गए। महाराज साहब से निवेदन करो कि मैं हमारा गांव तो भरतपुर के बहुत नज़दीक है, नहीं जो कर दिया। अरे साहब मैं हमारी सुनो, हम 45 किलोमीटर क्यों जाएँ? अरे वे पहाड़ी बारे कामा बारे आमते बे आओ, हम अपना अधिकार जानते हैं। हमारी 7 जात ने निर्णय लियो, 5 गाँवों की ने अनशन पे बैठे, हम 7 लोग तो अनशन पे बैठे। 7 गांवों ने कलेक्ट्री पे जाके कई बार धरना दियो, पर ये अंधी सरकार, गूंगी सरकार ने कोई नहीं सुनी। हम बैठे रहे, फिर राठौर साहब आए, शैली जी आए, बिन के भाई क्या कर रहे हैं, मैं हम आपको अपने हक को लड़ रहे हैं, तो भाई हमारी सरकार आ जाएगी बीजेपी, हम 2 महीना बाद तुम्हारे भरतपुर जिला कर देंगे, आपके गाँवों को, पूरे तहसील को, क्षेत्र को हम भरतपुर में कर देंगे। हमें आश्वासन दियो, हमें ठाड़े भे, पर यह सरकार ने कोई नहीं सुनी। हमारा गांव पूरा क्षेत्र 7 जात, हमारी महिला सब यहाँ हमें बीजेपी चाहिए, हमें जिलो चाहिए भरतपुर। हम भरतपुर को चाह रहे, भरतपुर आवेगा और बीजेपी आवेगी। क्या आपका नाम है? मेरा नाम है बनय सिंह, पूर्व सरपंच सोगर। अच्छा, ये सोगर गांव के जो पूर्व सरपंच हैं, तो इन्होंने जो कहा, ये कह रहे हैं कि ये 10 दिन करीब भूख हड़ताल पर बैठे, और जब हड़ताल पर बैठे तो बीजेपी के नेता आए, बीजेपी के नेताओं ने इनसे ये वादा किया, आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आएगी तो फिर ये पूरा जो ये क्षेत्र है इसको एक बार फिर से भरतपुर में मिला दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि डीग में मिलाने से इनको तकलीफ है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये पूरा जो मामला है किस तरह से राजनीतिक रूप से जो है एक बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनाव में, और राजनीतिक रूप से ये रोटियाँ सेकना, राजनीतिक रोटियाँ सेकने का मसला भी है। क्योंकि कहेंगे तो ये पूरा जो निर्णय हुआ ज़िले बनाने का, ये बड़ी जल्दबाजी में हुआ, और इसी के कारण जो है यहाँ के लोग जो इस गांव के लोग हैं, इस गांव के लोगों को लगता है कि भरतपुर यहाँ से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब इनको डीग में आने से अगर इनको ज़िला मुख्यालय जाना पड़ेगा तो इनको 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र, 45 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग भी इसके खिलाफ हैं, इस फैसले के? बिल्कुल खिलाफ हैं साहब, या फैसले के हम जिला हम भरतपुर में ही रहना चाहते। 2 हमारी 7 पंचायतें यहाँ सब भरतपुर में ही रहना चाहते हैं। फिर ये फैसला हुआ क्यों, अगर आप लोग नहीं चाहते थे तो? ये कर दियो साहब, इन्हें सरपंच सरकार है, बिना की सरपंच उनके संगे और जनता अलग ही।
तो सरपंच ने की मानी है बिन्ने तो न्यो कहा के थे हम डीग में धर दिए, हम तो साहब भरतपुर में रहना चाहते। लेकिन डीग में जाने से नुकसान क्या होगा? नुकसान जी है कि साहब ये 45 किलोमीटर दूर कौन जाएगा? हमारो 4 किलोमीटर दूर भरतपुर है और वहाँ 45 किलोमीटर कैसे जाएंगे हम? बच्चा परेशान ने कागज काम पर है तो बच्चन ने वहाँ जाना पड़ेगा डीग, और अब भरतपुर गप करा लामते हम न्यो परेशानी हमेशा, हम तो भरतपुर में रहना चाहते हैं। तो आप मांग कर रहे हैं भरतपुर में रहने। पीछे महिलाएं भी बोल रही है, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, मैं आपके पास अभी आऊंगा आपके पास। आप बताइए, क्या ये फैसला राजनीतिक रूप से लिया गया, क्या आपको लगता है? जी सर, ये जो फैसला लिया गया है, ये राजस्थान सरकार की जो अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने 19 MLA को जिताने के पर्पज से ये फैसला लिया गया। और हमारे यहाँ पे एक अफवाह फैलाई गई कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा कि सारे कार्य आपके 3 किलोमीटर दूर जो तहसील बनाई है रारे, यहाँ पर होंगे। अभी 4-5 दिन पहले RS का एग्जाम हुआ था, तो पहले हमारा जो सेंटर आता था वो भरतपुर में आता था, जिले के हिसाब से सेंटर दिए जाते हैं। और चूंकि हमारा जिला अब डीग बना दिया गया है, तो सारे बच्चे जो एग्जाम है RS का डीग नगर में देने गए। नगर में ही डीग दोनों आसपास ही हैं, तो यहाँ से जो उनकी दूरी है 40-45 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो ये क्या है, जैसे कई लड़कियाँ हैं उनके पास कोई वाहन नहीं है, वो बेचारी यहाँ से टेम्पो में 10 रुपये का किराया देके एग्जाम दे आती थी, या फिर किसी अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के एग्जाम दे आती, तो वो एग्जाम देने ही नहीं गई कई जो लड़कियां हैं। अच्छा। महिला अभ्यर्थी हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि महिलाएं जो बच्चियां हैं वो एग्जाम देने ही नहीं गई क्योंकि दूरी इतनी हो गई है और दूरी के कारण उनके लिए आना जाना मुश्किल हो गया। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम नारायण सिंह है साहब। नारायण सिंह, आप क्या कहेंगे इस फैसले? बिल्कुल साहब, ये गलत किया है। इस फैसले से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, कोई संतुष्टि नहीं है हमें। हमारी बच्चियां और पेपर देने के इच्छुक नहीं रहीं, वहाँ जाने असमर्थ रहीं। और ये 2-4 किलोमीटर है हमारा भरतपुर, यहाँ तो बेटी टेम्पो में चली जाएगी, वहाँ किसी अकेली कैसे जाएगी? डीग में थोड़ी जा सकती है, या नगर उनका सेंटर आ गया नहीं जाएगी। इसलिए हमारी बेटियां भी पेपर देने नहीं गई, तो हम तो बिल्कुल इससे संतुष्ट नहीं है। तो क्या चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? हाँ बिल्कुल, चुनाव में मुद्दा बनेगा। क्या करेंगे चुनाव में? कैसे अपनी ताकत? चुनाव में देखिए, अब जो बीजेपी आएगी, अब जब इन्होंने हमारे साथ गलत किया है तो हम तो बीजेपी की लाएंगे। बीजेपी आएगी तो हमारा मसला हल होगा, हम फिर से भरतपुर में आना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा इनके लिए बना हुआ है और इसलिए जो है बीजेपी आएगी तो मसला हल हो जाएगा, ऐसा इनको लगता है। लेकिन बात ये है कि अगर बीजेपी नहीं है, ये भी तो हो सकता है कांग्रेस। और विश्वेंद्र सिंह यहाँ के आपके जो है विधायक, वो तो बड़े लोकप्रिय नेता हैं, मंत्री भी हैं। हाँ जी, हमें साहब भरतपुर चाहिए। हाँ, भरतपुर जब बहुत परेशानी, हमें मजदूर आदमी है, जहाँ तो हम चले जाते पैदल पैदल, माँ कैसे जाएंगे, पैसा नहीं है पास, कैसे जाएंगे माठोरी? हमें भरतपुर चाहिए, जाए हमारा तो। हाँ, भरतपुर चाहिए। ऐसी बात है साहब, नेता वाले कोई है जा, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये केवल चीज चाहिए कि भरतपुर चाहिए, ये बात है। और ये हमारे यहाँ 4 मंत्री भये हैं भरतपुर के अंदर, कोई मंत्री ने काम ही नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है साहब, ये बात है। उससे नाराज हैं आप? हाँ, मंत्रियों कुछ काम ही नहीं, विकास ही ना हो साहब, ना तो गाँव में ना कोई शहर में, कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं, कुछ विकास नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर जब आप कह रहे हैं गांव में विकास नहीं हुआ, कोई सड़क नहीं, रास्ता नहीं, नौकरी नहीं, तो हो सकता है डीग में जाने से यहाँ का विकास हो जाए? नहीं हो, जब भरतपुर में ही ना है रो साहब, भरतपुर यहाँ से टच है और हमारो ये आनो नगर परिषद में आने वाला हो हमारो गांव। अब डीग हम दे दिए, अब और बेकार है साहब, अब नहीं आवे वो साहब। तो इसीलिए हाँ, परेशान है साहब, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। डीग में देने से बड़ी परेशानी आ रही है। और ये गहलोत और ये विश्वेंद्र और ये इन सब राजनीति रोटी सेकी है, पर ये रोटी सक्सेस नहीं होंगी, ये हार का मुँह देखेंगे यहाँ से, और कुछ नहीं है साहब। सब बीजेपी वोट देंगे, कांग्रेस की तो इक्का दुक्का आ जाए तो बहुत ही जानना। और खजाना इसने खाली कर दिया गहलोत ने, कर्मचारी बेचारे तनख्वाह को डोल रहे हैं, मोहताज हो रहे हैं। इस गांव की तस्वीर ये है कि यहाँ पर इस फैसले का उल्टा ही असर हो रहा है। कम से कम गांव के सभी लोग इस मुद्दे पर जो हैं अशोक गहलोत सरकार से नाराज हैं और कह रहे हैं इसको वोट देंगे। महिलाओं से भी हम बात करते हैं, यहाँ आप खड़े हो जाइए, आप महिलाओं से भी बात करते हैं कि महिलाओं को क्या हाँ, आपको क्या लगता है ये जो भरतपुर डीग का हुआ, क्या ठीक हुआ? ये ना भरतपुर चाहिए, हमने भरतपुर चाहिए हमारा। क्यों भरतपुर, क्यों अच्छा लगता है?
अब भरतपुर हमारा जब सब ये भरतपुर है, सब जन्म में हमारे यही में सब कसु को यहाँ तो हम तो भरतपुर चाहिए हमने तो। डीग दूर पड़ता है क्या? डीग दूर पर है, हम तो सब पढ़े नहीं लिखे नहीं कसु नहीं, और हम बाबा पे तो जाए नहीं जागो ना हमारे बच्चा पे जाए हमें तो ये चाहिए। क्या कहेंगे आप? भरतपुर ही चाहिए हमने, और क्या चाहिए, कछु ना चाहिए। तकलीफ हो गई है जाने से? हाँ तकलीफ है, और का कोई गाड़ी नहीं घोड़ा नहीं, कछु काम पर जाए हारी भी माई तो माँ कागज बनवा मत डोलो, 1500 रुपये किराया भारी में लगाओ, फायदा ही का है, तो भरतपुर ही होना चाहिए। आप बताइए। हाँ हमें तो भरतपुर चाहिए, क्योंकि हम तो गरीब आदमी, हम पे का कोई किराया बाहर थोड़ी 2 दिन के 500 रुपया होते, हम कहाँ से लाएंगे, कोई कमी नहीं दमीर नहीं, हमें तो हमारा भरतपुर चाहिए सबसे पहले। यहाँ से डीग जाने में 500 रुपये खर्च होता है। हाँ जो लौट आती तो 500 ही होंगे, डबल लगेंगे किराया। अच्छा, कहाँ से देंगे बताओ? आप भी ऐसे ही मानती है? हमें तो डीग ना चाहिए, हमने तो भरतपुर ही चाहिए। बिल्कुल डीग में तो आग लगा दे उधर की, हमें ना चाहिए डीग में। हम पहले तो यहीं रह रहे हैं, हम डीग में काय को आगे बढ़ावे जा रहे हैं, हमें तो यहीं रहेंगे, हम काम तो पर डीग जावे थे, हम ना डीग जा रहे, हम तो हमें यही चाहिए। और जे फेंक रहे का है मंत्री संतरी ये राजा है, ये सब चीज फेंक रहे हैं जे हमारी बोटन ते बने गए अब मंत्री अंतरी, और अब हम नहीं फेंक रहे हैं जे, अब आगे बन जाएंगे जे, आगे बन जाएंगे का। अगर देश की आम जनता को, और जैसे ये कह रही हैं देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को अपनी वोट की ताकत का ये एहसास हो जाए जो इनको है, इन्होंने कहा हमारे वोट से ही मंत्री बनते हैं, और इस बार वोट मंत्री बन के दिखाएं, इस बार हम देखते हैं हमारे वोट में ताकत है, हमारे वोट से मंत्री बने तो हम अपने वोट से इनकी मंत्री की कुर्सी ले भी सकते हैं। ये ताकत का एहसास अगर देश की जनता को हो जाए तो अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों को अपने वोट की ताकत का एहसास भी नहीं होता। हमारे साथ इसी गाँव के उप सरपंच भी हैं राहुल जी, ये फैसला उल्टा दिखता पड़ रहा है, लेकिन ये फैसला लिया क्यों था अगर इतनी यहाँ पे विरोध है तो? मैं आपको बता दूं कि एक्चुअलिटी क्या है कि यहाँ से डीग 60 किलोमीटर की दूरी पे, और जो जिला मुख्यालय है वो 50 और 45 किलोमीटर की दूरी पर निर्वात किया है कि यहाँ पर जिला मुख्यालय बनेगा। मैं आपको बता दूं ये क्या है कि पूरे जो उबार सोगर है ये ग्राम पंचायत शिक्षित है, यहाँ से पढ़ा लिखा हुआ है, और एक मजदूर है, एक किसान है, ये दोनों गांव, और ये सब की भाषा समझते हैं, और राजनीति में अहम भूमिका हमारे इन दोनों गांवों की रहती है। सातों जात सातों वर्ग यहाँ किसी संगठन से या किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ना कोई है तो कांग्रेस के कुछ नुमाइंदे हैं जो दलाल के रूप में यहाँ काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि उनके द्वारा, सरपंचों के द्वारा, बल्कि एक गांव का जनप्रतिनिधि होता है, गांव की सेवा के लिए उसको चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जब जिले निर्वात किए गए थे तो कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं उन विश्वेंद्र जी ने अपने फायदे के लिए उन्होंने डीग जिला बना दिया। उसमें हमने आपको क्या विश्वेंद्र जी का क्या इसमें फायदा था? क्योंकि एक तो खबर ये आ रही है कि भाई विश्वेंद्र जी को ही ले गए, 2 जिले जो है जाट बहुल जिले हो गए, क्योंकि जाट बहुल एक जिला था, अब 2 जाट बहुल जिले हो गए, इससे ये फायदा उनको लगा। मैं आपको बता दूं कि विश्वेंद्र जी को फायदा ये था कि वो हमेशा डीग जिले से हारते थे, हमेशा डीग जिले से पीछे रहते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हम डीग जिले को बना के और डीग से हमें बेनिफिट हो जाएगा। अगर सरकार नहीं बदली, यही सरकार रही, क्योंकि अब वो तो आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में वोट देना, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, इसमें तो ये सड़ासड़ गुंडागिर्दी है राजा साहब की, क्यों राजा साहब जो चाहते हैं वो काम होता है अपने क्षेत्र में, जहाँ राजा साहब बोलेंगे वही होगा। राजा साहब कहेंगे कि भाई लेटरिन जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, उनकी सोच है ये, और ये सोच है बिल्कुल सड़ासड़ गलत। राजा से जनता खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी कमी उन्होंने यही कर दी कि भरतपुर को जो है, हमारे क्षेत्र को भरतपुर से हटा के डीग में सम्मिलित कर दिया। आपको लगता है कि ये फैसला सही हुआ, ये गलत हुआ? नहीं सर, ये फैसला तो गलत है। देखिए, ये भरतपुर से कम जैसे कि 10-15 किलोमीटर के बीच में कम से कम 20-25 गाँव आते होंगे इस रूट पे। क्यों भैया, इतने गाँव आते होंगे, लेकिन हमारे सिर्फ ये 2 पंचायतों को छोड़ के बाकी सभी को इस भरतपुर जिले में रखा गया है, और बाकी जो हमारी 2 पंचायतें इनको डीग में दिया गया है। तो ये फैसला तो बिल्कुल गलत है सर। तो युवा वोटर हों, महिलाएं हों या फिर आम लोग हों,
वो सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि ये जो ज़िले के नए ज़िले बने हुए और उसमें जो भरतपुर और डीग में जो कुछ अदला बदली हुई, उससे कम इस गांव के लोग तो सहमत नहीं हैं। और चुनाव में वो कह रहे हैं कि चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा और इसी आधार पर वो यहाँ पर वोट डालेंगे और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो शायद इनकी किस्मत बदलेगी और एक बार फिर से इस गांव को डीग से की जगह भरतपुर का हिस्सा बना दिया जाएगा, जो इनकी मांग है। और ये मांग बहुत सही भी, जेन्युइन मांग भी दिखती है, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि डीग यहाँ से करीब 40, 45, 50 किलोमीटर दूर है, जबकि भरतपुर ज़िला मुख्यालय उनसे महज जो है 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में इस फैसले के पीछे कोई औचित्य नहीं दिखता कि आखिर इन लोगों को क्यों डीग का हिस्सा बना दिया गया। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे, इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर, उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार-बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बार एक बड़ा दांव खेल रहे हैं नए ज़िले बनाने को लेकर। 19 नए ज़िलों की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन जैसा आपने देखा भरतपुर में लोग, जो ग्रामीण लोग थे, वो इस बात से दुखी थे कि उनको भरतपुर से काटकर डीग में भेज दिया गया और उसके कारण उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं और उनके लिए चुनावी मुद्दा है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हमें डीग में डाल दिया गया, उसके कारण हम इस बार अपनी सरकार बदलने के लिए वोट करेंगे। अगर इस वक्त हम कहें तो इस वक्त हम जयपुर में भी नए जिले बनाए गए हैं और इस पर बात करने के लिए राजनीतिक रूप से और ये कितना बड़ा मुद्दा है, हमारे साथ यहाँ जयपुर में 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयपुर में भी 2 हितेश जी, जयपुर में नए ज़िले बना दिए गए। ये जो नए ज़िलों का जो खेल है ये किस हद तक प्रभावी है? क्या ये गिमिक है या लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है? क्योंकि मुझे तो जो लोग मिले वो दुखी दिखे। अशोक गहलोत तो एक गुगली फेंक रहे हैं जनता के सामने वोट लेने के लिए, लेकिन वो जनता उसमें ट्रैप में आने वाले नहीं है। सबको पता है कि इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे आने में लगभग 5 साल से ज़्यादा लगता है। किसी भी ज़िले को इम्प्लीमेंटेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जिला कलेक्टर नियुक्त होता है और इन्होंने तो 50 के बाद 3 और जिले कर दिए। वो गजट नोटिफिकेशन ही पास नहीं हुआ। वो तो नोटिफिकेशन ही पास नहीं होता। और सर आप सोचिए कि कितना जयपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जयपुर एक ऐसी छोटी काशी कहलाती है, यहाँ के लोग एक है और यहाँ की ढूंढारी जो भाषा है, एक साथ एक लोग एक जाजम पर यहाँ पर नजर आते हैं। कई तरह के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। गणगौर का जयपुर को ओल्ड जयपुर, न्यू जयपुर
जयपुर अलग अलग कर दिया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है ये जयपुर को क्यों बांटना चाह रहे हैं। ऐसे ही कई जगह पे जहाँ पर जो ज़िले नहीं बनना चाहते थे उनको 250-250 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, और जो बनना चाहते थे उनको बनाया नहीं, और जो नहीं, मतलब इन्होंने पॉलिटिकल सियासी तौर पर ये ज़िले बनाए, पूरी तरह से ही कह सकता हूँ मैं साफ तौर पर, क्योंकि सियासी चुनावी जीत की गणना करके भी, क्योंकि कई जगह लोग ये भी कह रहे हैं कि कौन सा जिला कहाँ पे आएगा उससे कहाँ के वोट आ जाएंगे, इस कैलकुलेशन से भी जिले बनाए गए। चुनावी जीत की गणना करके साथ ही इन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए भी जिले बनाए। कैसे कि कोई विधायक विरोध कर रहा है तो उसको लॉलीपॉप दे दी, भैया तेरा जिला बना दिया। दूसरा विधायक विरोध कर रहा है तो उसका भी लॉलीपॉप दे दी। तो लॉलीपॉप देने का पूरा 5 साल अशोक गहलोत ने काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। जनता को के साथ साथ विधायकों को भी लॉलीपॉप दी कि मेरी कुर्सी बचे रहे, किसी भी तरह से मेरी कुर्सी बचनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और इतने जिले आज तक आप बताइए कि पूरे देश में कौन से राज्य में इतने जिले हैं, और एक साथ इतने जिले। मैं शिवचरण माथुर ने घोषणा की थी, उन्होंने भी जिले बनाए थे। भैरव सिंह शेखावत जी ने भी जिले बनाए थे। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने भी 4 जिले बनाए थे। यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, शिवचरण माथुर ने भी बनाए थे। कांग्रेस के और भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी जिले बनाए थे। लेकिन किसी ने एक साथ इतने 20-21 जिले, 23 जिले हो गए अब तो, बल्कि इतने जिले किसी मुख्यमंत्री ने बनाए। इन्होंने सिर्फ अपनी 5 साल कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जनता को, और जनता इनके ट्रैप में फंसी नहीं है। जनता अब इनको आने वाले समय में जनता बताएगी अपने वोट की ताकत क्या होती है। इस वक्त हिंदुस्तान में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा ज़िले हो गए हैं, लेकिन सवाल ये कि इन ज़िलों सबसे ज़्यादा बनाने से कोई फ़ायदा भी है आम लोगों को। मनोज शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा होगा लोगों को? बिल्कुल सर, देखिए निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा, क्योंकि राजस्थान में कुछ ऐसे जयपुर के आसपास और जयपुर अजमेर के आसपास ऐसे थे ज़िले जहाँ पे लगातार कई सालों से मांग चल रही थी ज़िलों की, जिसमें अगर हम ब्यावर की बात करें या कोटपुतली की बात करें तो लगातार ये कई सालों से चुनावी मुद्दा भी रहा और ज़िलों की मांग का भी रहा। सूरतगढ़ को भी ज़िला बनाया गया, ऐसे बहुत सारे ज़िले, क्योंकि देखिए सब सारी अगर घूम फिर के अगर बात की जाए तो जलेबी की तरह क्या है, वोटों की राजनीति है। आनन फानन में जो गहलोत ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है उसे कितना धरातल पर लेके आते हैं, ये अभी तो मुश्किल लगता है कि देखिए तो मतलब धरातल पे तो लाना अभी संभव है नहीं जिस हिसाब से। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जल्दबाजी के अंदर में ओएसडी बैठाए, कलेक्टर की नियुक्ति करी, नए जिलों का नोटिफिकेशन किया, आनंद फाने में 3 जिले और बनाए, तो उसको देखते कि लगता नहीं है कि इनको फायदा मिल पाएगा। लेकिन हाँ, जो लोग जिन जिलों से जिलों की मांग कर रहे थे उनको वहां पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। जैसे जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर का जिस तरह से नए जिले बनाए गए, आपको लगता है ठीक है जयपुर में इस तरह से नए जिले? नहीं, देखिए जयपुर को, क्योंकि इसका विरोध प्रताप सिंह खाचरियावास जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी विरोध किया था कि जयपुर को 2 हिस्सों में बांटना जो है वो गलत किया है इन्होंने, और जयपुर को 2 राजधानी में, ग्रामीण और शहर के अंदर में, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती की, जयपुर के महापौर को 2 कर दिया, एक हेरिटेज बना दिया, एक ग्रेटर बना दिया। तो आप सोचिए कि आपको सिर्फ ये डर था कि हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति है उसको आप कैसे लेके आ सकते हैं, कि आप अगर हेरिटेज के अंदर में, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मोमडन अगर ज़्यादा हैं या ग्रेटर में हिंदू ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। जयपुर का जो माहौल है वो कई सालों से, जैसे कि जितेश भाई ने कहा कि छोटी काशी के रूप में उसको पूजा जाता है। देश विदेश के लोग केवल जयपुर को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जयपुर में कहावत भी है कि जो ना देखो जयपुरी है वो जगमा कर के करियो। और उस स्थिति में आपने नगर निगम को भी 2 कर दिया, तो जिले बनाने का तो औचित्य नहीं था इसके अंदर में। लेकिन वोटों की जो राजनीति है ये कहाँ तक, किस हद तक ले जा सकती है किसी भी पार्टी को, ये एक बहुत गंभीर मसला है ये वाला चीज़। गंगा, ये सही कह रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब के लिए ये शहर जाना जाता है। आप देखिए यहाँ मुस्लिम गुलाल गोटे बनाते हैं, राखी मुस्लिम बनाते हैं, पतंग मुस्लिम बनाते हैं, और सब एक लाख के कड़े मुस्लिम बनाते हैं। तो सब एक साथ रहते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अगर इनको तोड़ने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की, तो साफ तौर पर गलत है। तो जयपुर को भी आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम लाइन पर काटा गया, कि एक तरह से ये इस तरह बिल्कुल काटा गया है। आप देखिए जयपुर ऐसा शहर है, पूरा रजवाड़ों की हम बात कर लें तो यहाँ के राजा थे, मान सिंह थे, उनके परिवार के भी दिया कुमारी जी चुनाव भी लड़ रही हैं, तो उनके परिवार के लोगों में ही मुस्लिम रहा करते हैं, वहीं पे आज भी उनके पास काम करते हैं। खामसा जितने भी थे मोमडन थे, और ये सब उनके, आप सोचिए गुलाल गोटे की परंपरा यहाँ बहुत पुरानी है। आप देखिए गुलाल गोटे राजा रजवाड़ों के समय से चले आ रहे हैं, आज भी मुस्लिम फैमिली बनाती है, पतंग मुस्लिम फैमिली बना रही है। उस परंपरा को तोड़ने की, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश, तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, जो साफ तौर पर देखा गया कि जयपुर को 2 हिस्सों में बांटा गया। इससे बड़ा सवाल यहाँ पे वर्तमान सत्ता पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक इस तरह से बांटकर आप राजनीति करेंगे। और 2 बार दंगे हो चुके हैं जयपुर में। आज से पहले जयपुर में कभी ऐसे दंगे नहीं हुए आज तक। बिल्कुल पीसफुल तरीके से हिंदू और मुस्लिम साथ साथ रहते थे। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा किया गया, जयपुर नहीं, करौली, सवाई माधोपुर, बारा,
कम से कम 5-6 जिलों के अंदर यहाँ पर दंगा देखने को मिला। ऐसा कभी राजस्थान में नहीं हुआ। पीएफआई की रैली कोटा के अंदर निकल जाती है, शर्म आनी चाहिए इनको। पीएफआई जैसा संगठन जो कि देश विरोधी संगठन है, बैन है, उसकी रैली कोटा में निकलती है और सरकार के मंत्री मौजूद रहते हैं। बताओ इससे बड़ा क्या हो सकता है यहाँ पर। देखिए अशोक जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या है कि आज जयपुर का जो लहरिया है वर्ल्ड फेमस है। आज वो लहरिया आपको पता नहीं होगा, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो लहरिया मुसलमानों के हाथों से ही निकलता है। वो कलर भी मुसलमानों के हाथों से ही होता है, उसको मूल रूप जो है मुसलमान देते हैं। आज जैसे भाई ने कहा कि भाई गुलाल गोटा हुआ, पतंगे हुई या लाख की चूड़ियाँ हुई, जो सारे हिंदुओं की सुहाग की चीज़ है, वो माउंटेन राइड, तो आप उसको कैसे 2 जिलों में बांट सकते हैं आप। ये एक्चुअली जयपुर के लिए भी एक हास्यास्पद है कि आपने सिर्फ अपने मंत्रियों के या विधायकों के दबाव में आके जयपुर कह रहे हैं। मुझे तो लगता है खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल खतरनाक तो है ही ये आप मान के चलिए कि आने वाले समय में आपकी जो हमारी पीढ़ी की जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारी रगों के अंदर जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान का जहर भर दिया गया है ना, वो हम अभी तक नाम सुनते थे स्लीपर सेल का, वो स्लीपर सेल तैयार हो रहे हैं। अब वो स्लीपर सेल तैयार हो रहे हैं। देखिए ये एक जो है इम्पॉर्टेंट बात है। एक तरफ जैसे हमने भरतपुर में दिखाया, लोग ये कह रहे हैं कि उनकी दुश्वारियां बढ़ गई हैं नए ज़िले बनाने से और उनको जो है दरअसल डीग में डालने से। यहाँ जयपुर में लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ रहते थे, एक गंगा जमनी कल्चर था, तहजीब थी, लेकिन ज़िले को भी, जयपुर को भी जो है वो धर्म के आधार पर एक बांट दिया गया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर नए ज़िले बना दिए गए। और ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये न सिर्फ जयपुर के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके भरोसे ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि शायद चुनावी फ़ायदा हो जाए, कुछ वोट मिल जाए। अब देखना यह है कि जनता इस मसले को, इस मुद्दे पर दरअसल किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से वोट देती है।